मेरा लोकल इंटरनेट कैफ़े कोई ख़ास देखने लायक जगह तो नहीं थी। शायद इसी हालत की वजह से ये जून में कुछ महीनों के लिए बंद हो गया था। बाहर से तो ये एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी जैसा दिखता था। टूटी हुई खिड़कियाँ और छत भी बहुत ही खस्ता हालत में थी। लेकिन जब अंदर सफाई हुई तो पूरा सीन ही बदल गया। चमकती हुई सफ़ेद टाइल्स और महोगनी काउंटर ने कैफ़े को एक क्लासी और पीसफुल वाइब दे दी थी। मुझे वैसे भी वहाँ काफ़ी काम करना होता था, तो पहले वाला अग्रंजी लुक मुझे कभी बॉदर तो नहीं करता था, पर हाँ, सफाई के बाद का नया लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ही शायद वहाँ एक रेगुलर बंदा था जो रोज़ इस कैफ़े के चक्कर लगाया करता था। बाकी लोग तो बस आते जाते रहते थे। कोई भी जाना पहचाना चेहरा मुझे कभी दिखाई नहीं वहाँ पर। मुझे इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अपने व्लॉग को एडिट करना था। कभी कभी वेबसाइट पर काम करना भी अच्छा लगता था मुझे। मैं ज़्यादा किसी से बातचीत या स्मॉल टॉक करना मेरा कोई एजेंडा नहीं था। ये मैं बस कम से कम लोगों से बात करना पसंद करता था। ये कैफ़े मेरे लिए एक शांत जगह थी, जहाँ मैं घर के शोर शराबे से दूर रह सकता था। वहाँ के पतले दीवारों से पापा के शराब के नशे में कही गई बकवास बातें मुझे एकदम क्लियर सुनाई दिया करती थी, और उस माहौल में मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। इसलिए मैं उन सब से दूर यहाँ चला आया करता था। एक दिन सैटरडे को मैं सुबह वहाँ गया था, उस बिग ग्रैंड ओपनिंग के सिर्फ 5 दिनों के बाद। उस हफ्ते थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं वैसे ही थोड़ा ग्रॉगी फील कर रहा था। ऊपर से अगस्त की चिपचिपाती हवा ने और परेशान कर दिया था मुझे। इसलिए मैंने सोचा पहले एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर काम पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जैसे ही चमकती हुई नई फ्लोर पर कदम रखा, मेरे स्नीकर ने एक हल्की सी आवाज़ करी। मैं थोड़ा हंस पड़ा और मन ही मन सोचा, यार ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? कहाँ ये जगह बहुत गंदी हुआ करती थी और अब कहाँ? ऐसा मन कर रहा है कि वापस से इस आवाज़ को निकालूं। फिर खुद से बोला, छोड़ ना यार, बचकानी हरकतें ये सारी। मैंने काउंटर पर एक कॉफ़ी ऑर्डर की और रूम का एक चक्कर लगाते हुए वहाँ बैठे लोगों को देखा। दिमाग में मैं नोट बना रहा था कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉर्नर शांत रहेगा। मुझे स्ट्रेंजर्स के बीच में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर मिल जाए जहाँ कोई आता जाता ना हो। सर, स्मॉल आइस रेगुलर आप ही का है ना? उस वेटर ने मुझे मेरी कॉफ़ी का स्ट्रॉ पकड़ाते हुए कहा। थैंक्स, मैंने कैजुअली बोलकर काउंटर पे कॉफ़ी के पैसे रख के वहाँ से मैं चला गया। एक कॉर्नर की टेबल सेलेक्ट करके मैं अपने काम में लग गया था। अगले कुछ घंटे पे मैं व्लॉग्स की फुटेज पे काम कर रहा था, वीडियो को क्लिप कर रहा था और उन्हें जोड़ रहा था। मैं अपने जिम के ऊपर एक वीकेंड सीरीज़ बना रहा था, वर्कआउट टिप्स जो मेरे दोस्त जेक के साथ शूट की थी। जेक जिम का फ्रंट डेस्क हैंडल करता है। एक जोक जो मैंने प्रोटीन शेक पे डाला था, उसे एडिट करते वक्त मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। शायद मेरी हंसी की वजह से कुछ लोग मुझे कुछ देर के लिए घूरते रहे। उनकी नज़रें थोड़ी देर में हट गई थी, पर मुझे लगा कि अब निकलने का टाइम आ गया है। वैसे भी मैं अनयूजुअल टाइम से ज़्यादा स्पेंड कर चुका था उधर। मैं अपना लैपटॉप चार्जर अनप्लग कर ही रहा था, तभी मेरा हाथ किसी अजीब सी चीज़ से टकराया। मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो मैंने ज़्यादा ना सोचकर टेबल के नीचे झुका और देखा एक ब्लैक लेदर बैग पड़ा था, तकरीबन 16 इंच का। उसमें कोई पॉकेट थी और एक शोल्डर स्ट्रैप भी था। ऊपर से पतली सी डस्ट की लेयर जम चुकी थी, जैसे काफ़ी टाइम से वो वहाँ पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे किसी ने हाथ ही ना लगाया हो। अरे यार, मैंने सोचा, ये तो किसी का लैपटॉप बैग होगा जो यहाँ पर भूल गया होगा। सबसे पहले जो लॉजिकल स्टेप मेरे दिमाग में आया वो ये था कि मैं बैग उठा के उस बरिस्टा के वेटर को दे दूं और अपने काम से काम रखूं। पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी क्यूरियोसिटी आई मेरे मन में, और शायद उसे बेवकूफ़ी भी कहेंगे, जिसने मुझे ये करने से रोक दिया। शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही बनने वाली थी। काम ख़त्म करने के बाद मैं धीरे से मिस्ट्री बैग उठाया और अपने शोल्डर पे डाला और कैफ़े से चुपचाप बाहर निकल गया। हाँ,
स्टूपिड तो था मैं। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। मैं अपने घर पहुंच चुका था। गर्मी का तपता हुआ सूरज लॉन पर चमक रहा था। पापा अपने यूजुअल काम में बिजी थे। गार्डन में प्लांट्स को ऐसे इंस्पेक्शन कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। हाथ में बियर का एक कैन पकड़े हुए थे। मैं बिना किसी से बात किए घर के अंदर घुसने की कोशिश कर ही रहा था, पर जैसे ही मैंने फ्रंट डोर खोला पापा की आवाज़ आई, अरे अरे, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने अपनी बियर को एक सिप लेते हुए पूछा। डैड, काम है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट का काम है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी वजह से मत उठना, जाओ जाओ काम करो। उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि वो थोड़े से नशे में है। जब कोई काम ही नहीं था तो फिर मुझे रोका क्यों? पहले तो रोक लिया और अब जाने के लिए कह रहे हैं। वाह डैड, मैंने मनी मन में सोचा। माँ सोफे पर सो रही थी। उनको डिस्टर्ब किए बिना मैं सीधा अपने रूम की तरफ दौड़ गया। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से बंद कर दिया था और तुरंत लॉक भी लगा दिया। मिस्ट्री बैग और अपनी बिलोंगिंग्स बेड पर पटकी और अपने शूज़ कॉर्नर में किक करते हुए मैं बेड पर बैठ गया। मेरा एक्साइटमेंट पीक लेवल पे था। अब तो मुझे इस बैग का राज देखना ही था। धीरे धीरे मैंने बैग की जिप खोलना स्टार्ट किया और जो देखता हूँ उससे मेरी सांस ही रुक गई। बैग के पुराने और डस्टी अपीयरेंस के अपोजिट उसके अंदर का माल एकदम टॉप नॉच था। एक शाइनी बिल्कुल नया लैपटॉप नीटली अंदर रखा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला, हाथ में लेकर देखा। यार, ये तो मेरा बेसिक 500 GB HP लैपटॉप से भी कई गुना ज़्यादा बेटर है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे हाथ लग गया। मैंने लैपटॉप खोला, उसके कीज और मॉनिटर को टच किया। एकदम परफेक्ट कंडीशन में था ये लैपटॉप। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान हूँ। लैपटॉप के साथ सब कुछ था, चार्जर, वायरलेस, माउस और इवन स्क्रीन वाइप्स के एक पैकेट भी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ये बैग स्पेशली मेरे लिए ही छोड़ा हो। एक्साइटमेंट में मैं बैग के एक पॉकेट्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया था, ये देखने के लिए कि क्या और ट्रेजर मिल सकता है मुझे इसके अंदर। और फिर मुझे एक मोबाइल मिला, एक सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन। कोई फैंसी मॉडल तो नहीं था, बस एक चीप डिवाइस। पर हाँ, फ़ोन अभी भी ऑन था और उस पर कोई स्क्रीन लॉक नहीं था। क्यूरियोसिटी में मैंने फ़ोन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कोई टेक्स्ट नहीं मिला मुझे, कोई ज़्यादा कॉल भी नहीं थी उस पर। सिर्फ एक रिसेंट कॉल किसी आउट ऑफ स्टेट नंबर पे था। मैंने सोचा कि इसे और डीप डाइव किया जाए। मैंने सेटिंग खोलकर उस फ़ोन का OS चेक किया। एक पुराना लॉलीपॉप OS वर्जन चल रहा था उस पर। चलेगा, मैंने सोचा, कम से कम ये 500 तक का तो बिक ही जाएगा। मैंने लैपटॉप को बेड पे रखा, फ़ोन को भी उसके पास ही रख दिया और एक सेकेंड के लिए बैठकर सोचा, भाई मैंने आज तो जैकपॉट मार लिया है। लेकिन असली थ्रिल तो अब आना बाकी था। मुझे लैपटॉप ऑन करके देखना था कि अंदर क्या क्या है। जब लैपटॉप ऑन हुआ तो सीधा डेस्कटॉप तक पहुंच गया। कोई पासवर्ड या ऑथेंटिफिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं। ये थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। मैं हमेशा फ़ोन के ज़्यादा क्लोज था, पर लैपटॉप का ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था मुझे। लेकिन एक चीज़ तो मैंने तुरंत नोटिस कर ली थी कि ये कोई रेगुलर लैपटॉप तो नहीं था। ये एवरेज लैपटॉप से ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा मिनिमल था। मैंने उसे वाईफाई से कनेक्ट किया और फाइल स्टोरेज खोल दी, ये देखने के लिए कि इस लैपटॉप में क्या क्या हो सकता है। पहले तो कुछ खास नहीं मिला मुझे, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। लेकिन फिर एक फ़ोल्डर में दिखा, ए नाम का फ़ोल्डर था वो। मेरा क्यूरियोसिटी लेवल तो बहुत हाई हो चुका था। मैंने फ़ोल्डर ओपन किया, उसके अंदर एक JPG फाइल थी। उस फाइल का नाम था 1x1। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने वो इमेज खोल दी और जो देखा वो समझने में मुझे कुछ सेकंड लगे। ये एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट था। एक फोरम पोस्ट दिख रहा था मुझे, जिसमें एक यूज़र का नाम लिखा था Anonymous04। उस पोस्ट में कुछ लिखा ही नहीं था, बस फ़ोन नंबर की एक लंबी लिस्ट थी और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, You know who you are। मेरे हाथ डर के मारे वहीं फ्रीज हो गए थे। मैंने इमेज को और क्लोजली स्कैन किया, तभी ब्राउज़र का एक एड्रेस पर एक स्ट्रेंज URL दिखा। वो रैंडम कैरेक्टर के बाद .onion एक्सटेंशन लगा हुआ था। ऑनियन? मैंने मन में सोचा,
क्या ये वही प्रैंक वाली कोई साइट थी या फिर कुछ और? पर क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने वापस डेस्कटॉप पर क्लिक किया और तभी मुझे एक फोल्डर दिखा जो पहले वहाँ नहीं था। उसका नाम था पिक्स। अब तो एक्साइटमेंट और बढ़ गया था। मैंने सोचा शायद इस फोल्डर से ओनर का पता चल जाएगा और फिर मैंने फोल्डर ओपन करना शुरू कर दिया। फोल्डर खोलने पर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। पिक्चर्स तो थी पर एक भी इंसान नहीं था उसमें, सिर्फ रैंडम जगह की फ़ोटोज़ थी। कहीं एक डार्क बार्बर शॉप, एक जंगल का पाथ और किसी के गैराज की फ़ोटो। पर एक फ़ोटो ने मुझे कम्प्लीटली शॉक कर दिया था। वो फ़ोटो एक कैफ़े की थी। अब तो मेरा स्टमक उलट पुलट हो रहा था अंदर से। दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ये सब रैंडम फ़ोटोज़ का क्या कनेक्शन होगा? वो मैसेज बोर्ड का स्क्रीनशॉट और फ़ोन नंबर का क्या मतलब हो सकता है? फाइल्स का एक दूसरे से कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। पर मैंने डिसाइड किया कि इसे और एक्सप्लोर करूँगा। मैंने वो स्क्रीनशॉट फिर से ओपन किए जिसमें फ़ोन नंबर था। फिर वो एंड्रॉयड फ़ोन उठाया और लिस्ट का सबसे पहला नंबर डायल कर दिया। दो रिंग के बाद साइलेंस हो गया था एकदम फ़ोन। स्ट्रेंज। मैंने अगले नंबर को डायल किया। इस बार 5 रिंग के बाद एक जेनरिक वॉइस मेल सुनाई थी मुझे, जिसमें बस फ़ोन नंबर का मेंशन था। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैंने बीप सुनने से पहले ही फ़ोन को कॉल कट कर दिया था। थोड़ा बोर होकर मैंने डिसाइड किया कि अब लैपटॉप और फ़ोन को साइड में रख देता हूँ। दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे पर मुझे थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी लगा। मैंने सोचा शाम तक फिर देखते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। पर जो शाम होने वाली थी उसने मेरी ज़िंदगी पलट दी थी। शाम के वक्त मैंने अपने पेरेंट्स के सोने का वेट किया और फिर अपने लिए एक क्विक स्नैक बनाया। ये मेरी रोज़ की आदत थी, एक तरह का रूटीन बन चुका था ये मेरे लिए। टीवी ऑन किया और बिना सोचे पहला न्यूज़ चैनल लगा दिया जो स्क्रॉल करते वक्त सामने आया था। तभी कुछ अजीब होने लगा। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई जो अगले शहर के यंग बार्बर एज 25 फाउंड मर्डर्ड एट वर्क के टाइटल से चल रही थी। यार ये तो बुरा हुआ, मैंने सर हिलाया। ये तो बहुत ही ख़राब हुआ यार। एक फीमेल न्यूज़ रिपोर्टर बार्बर शॉप के बाहर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, वही जहाँ ये मर्डर हुआ था। और फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक सेकंड रुको, वो बार्बर शॉप सीन मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? मैंने टीवी को एक तरफ ध्यान से देखा और तब मुझे समझ आया यही वही बार्बर शॉप है जो मुझे लैपटॉप के फोल्डर के अंदर मिला था। मैंने अपनी प्लेट कॉफ़ी टेबल पे रखी और तुरंत अपना लैपटॉप उठाने के लिए मैं ऊपर भागा। लैपटॉप को मैंने ऑन किया और पिक्स फोल्डर को खोला और वही फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की। फिर लैपटॉप लेकर मैं नीचे आया और टीवी स्क्रीन के सामने लैपटॉप का डिस्प्ले उठाया। बिल्कुल वही बार्बर शॉप, एकदम वही एंगल, वही डिज़ाइन, सब कुछ मैच कर रहा था। मेरा तो दिमाग हिल गया था। यार ये क्या कोइंसिडेंस है? मैंने अपने आप से कहा। मैं न्यूज़ स्टोरी देखते हुए हैरान था। पूरे दिन की मेहनत की थकान अब मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगी थी, तो मैं सोने के लिए अब रेडी होने लग गया था जब एक और न्यूज़ स्टोरी ने मुझे टीवी बंद करने से पहले ही रोक लिया। गोल्ड मर्डर्स इन अ लोकल फॉरेस्ट। ये केस मेरे घर के पास का था। यार ये दुनिया कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, एक के बाद एक मर्डर की न्यूज़ ही न्यूज़ आ रही है आजकल। तब एकदम से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। मैंने वापस लैपटॉप की तरफ देखा और पिक्स का फोल्डर खोला। जंगल वाली फ़ोटो खोल के मैं अपने टीवी के सामने रखता हूँ, होपिंग कि न्यूज़ लोकेशन जंगल की कनेक्शन से ना हो। बट मैं गलत था, फ़ोटो दोनों की सेम ही थी। अब मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी थी। पहले बार्बर शॉप और अब ये जंगल, ये सभी कोइंसिडेंस है उससे कुछ ज़्यादा? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन मैंने डिसाइड किया अब सो जाते हैं यार, जो भी है वो कल देखेंगे। पूरी रात मुझे नींद अच्छे से नहीं आई। मैं इधर उधर की करवटें बदल रहा था, कंबल को पाँव के पास फेंक रहा था, कभी छाती पे लगा ले रहा था। मौसम में गर्मी तो थी और उसकी वजह से मुझे बहुत पसीने आ रहे थे।
मुझे सुबह की कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। जैसे तैसे अगला दिन बीता। मैं सुबह जल्दी उठकर लैपटॉप को मैंने घर पे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि पहले मैं अपने रेगुलर इक्विपमेंट लेकर कैफ़े जाता हूँ और मैं कैफ़े के लिए निकल पड़ा। कैफ़े पहुँचने के लिए मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था क्योंकि मेरी आंखें नींद से अभी भी बोझिल लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे पूरी रात नींद ढंग से नहीं आई। कैफ़े पहुंचकर मैंने अपना रेगुलर कॉफ़ी ऑर्डर की और अपनी फेवरेट कॉर्नर वाली सीट पर जाकर मैं बैठ गया। कैफ़े में सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ एक ही बंदा था और वो वेटर अपने काम में बिजी था। माहौल बिल्कुल शांत और पीसफुल लग रहा था, जैसा कि मुझे बहुत पसंद है। कॉफ़ी का एक और सिप लेते ही मैंने अपना इक्विपमेंट सेट कर लिया था और काम पे मैं बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन के एक कोने में अब भी वो अजीब सा डर लग रहा था। कल रात की बात मैं भूला नहीं था। वो फ़ोटोज़, वो कल रात की न्यूज़ और उस लैपटॉप की सच्चाई जो अब तक एक पहेली बनी हुई थी मेरे लिए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सब सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग है और कुछ नहीं। लेकिन जितना भी मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश करता, उतना ही वो बेचैनी मेरे अंदर उभरने लगती थी। तभी एक हल्की सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, जैसे किसी के स्टेप्स मेरे पीछे ही आ रहे हों। मैंने मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। कैफ़े अब भी वैसा क्वाइट और नॉर्मल लग रहा था। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फटाफट अपना सामान बटोरा और मैं कैफ़े से बाहर निकल पड़ा। बाहर मैं देखता हूँ कि एक आदमी गेट के पास ही खड़ा था और वो एकदम अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। मैं उसे इग्नोर करके अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, पर मेरा ध्यान कुछ क्लिक की आवाज़ से पीछे की तरफ जाता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो आदमी मेरी फ़ोटो ले रहा था। कुछ अजीब सी साइको जैसी स्माइल थी उसके चेहरे पे। मैं थोड़ा डर गया। मैं फटाफट अपनी गाड़ी पे बैठा और मैं तेज़ी से निकल पड़ा वहाँ से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा पूरा दिमाग उल्टा पुल्टा चल रहा था। कैफ़े के बाहर जो आदमी के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, उसकी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो फ़ोटो क्यों ले रहा था मेरी? कुछ पागल वागल था क्या वो, या कुछ और ही बात है? मैं जल्दी से अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मैंने अपने दोस्त पीटर को कॉल किया। वो टेक और कंप्यूटर स्टफ का एकदम किंग है और मुझे उसकी मदद की बहुत ज़रूरत थी। दूसरे रिंग पर उसने कॉल को उठाया। अरे भाई, क्या चल रहा है? उसकी टोन बहुत यूजुअल चिल लग रही थी। पीटर यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने आवाज़ को स्टेबल करने की कोशिश करते हुए उससे कहा। मुझे यार एक लैपटॉप मिला था कैफ़े में, वो काफ़ी शेडी लग रहा था। शेडी? मतलब क्या चल रहा है भाई? पीटर ने क्यूरियोसिटी और थोड़ा कंसर्न जताते हुए मुझसे पूछा। डार्क वेब वाला शेडी भाई, मैंने डरते हुए कहा। एक सेकंड के लिए लाइन पर साइलेंस हो गई। तू मजाक कर रहा है ना? काश ही मजाक होता, मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो लैपटॉप के अंदर कुछ अजीब सी पिक्स हैं। एक फर्म का स्क्रीनशॉट है फ़ोन नंबर्स के साथ, और वो बार्बर शॉप और फॉरेस्ट वाली पिक्स भी हैं उसमें। कल की न्यूज़ से वो दोनों जगह सेम टू सेम मिलती है। और हाँ, एक और बात, उस लैपटॉप का ब्राउज़र लगता है डार्क वेब के लिए ही सेटअप किया गया है उसे। यार, ये तो बहुत सीरियस लग रहा है, पीटर ने कहा। तो फिर तो अब क्या करने वाला है? मैं तो चाहता हूँ कि हम इस लैपटॉप को वाइप कर देते हैं, सारा डेटा साफ कर देते हैं, फिर इसे बेच देते हैं कहीं तो, और ख़त्म करते हैं यार ये चैप्टर। मैं बस कैसे भी इस लैपटॉप से पीछा छुड़ाना चाहता था। तुझे पता है ना, इसे बेचना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर पुलिस को समहाउ पता चलता है कि मर्डर से ये लैपटॉप रिलेटेड है और उन्होंने ट्रैक किया, तो तू फटाफट पकड़ा जाएगा और सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यार वही तो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज पता नहीं सब कुछ अजीब हो रहा है। आज कैफ़े के बाहर एक आदमी मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो पागलों की तरह स्माइल करके मुझे देख रहा था। मैंने ये बात अपने दोस्त पीटर को बताई। वो आदमी फ़ोटो क्यों खींच रहा था? पीटर ने सरप्राइज टोन में पूछा।
यार ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे लगा वो एक पागल आदमी है, मैंने उसे कहा। पीटर ने थोड़ा सोच कर बोला, हाँ ठीक है, तो अपना लैपटॉप लेकर आ, साथ में देखते हैं कि क्या चल रहा है और सेफ तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स भाई, मैं अभी निकलता हूँ। मैंने फ़ोन रखते हुए लैपटॉप उठाया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, ये सब मेरे लिए एक गलत सपने जैसा था। मैं चाहता था कि ये सपना फटाफट टूट जाए और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं। मैं घर से बिना किसी को कुछ बताए पीटर के घर की तरफ निकल चुका था। पीटर के घर पहुंचते ही मैंने उसे कैफ़े में मिला ये लैपटॉप दिखाया। उसका रिएक्शन एकदम प्राइसलेस था। वाह यार, ये लैपटॉप तो बहुत ही डेंजर लग रहा है, पीटर हंसी में बोला। काफ़ी कस्टमाइज्ड है ऑनेस्टली। मुझे भी यही लगा था यार, लेकिन तू ये सब छोड़, पहले फ़ोटोज़ देख। मैंने उसे वो सारी पिक्चर्स दिखाई जो न्यूज़ और स्टोरी से मैच हो रही थी। पहले बार्बर शॉप और वो फॉरेस्ट वाली फ़ोटोज़। पीटर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। तो तू सोच रहा है कि इस लैपटॉप उन मर्डर्स के साथ इन दोनों का कुछ कनेक्शन है? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो फिशी लग रहा है मुझे। मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा था। पीटर ने माउस अपने हाथ में लिया और थोड़ा और स्क्रॉल करने लगा। वो फ़ोन नंबर वाला स्क्रीनशॉट कहाँ है? फाइल स्टोरेज में। हाँ, वहीं क्लिक कर। हाँ, यही फोल्डर। पीटर को मैंने उस लोकेशन में पहुंचने में हेल्प की। पीटर ने स्क्रीनशॉट और उसका एड्रेस बार ध्यान से देखा। फाइल डिस्क्रिप्शन चेक करते ही उसने कंफर्म किया कि स्क्रीनशॉट इसी लैपटॉप से लिया गया था। ये सुन के तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। बहुत डरावनी वाली फील आ रही थी मुझे। तो तू इस नंबर को टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी? हाँ, इसी फ़ोन से। मैंने उसे वो चीप एंड्रॉयड फ़ोन दिया जो लैपटॉप के बैग में मुझे मिला था। पीटर ने जल्दी से उसे स्कैन किया। ये तो एकदम ट्रेस फ़ोन टाइप लग रहा है, एकदम बर्नर फ़ोन जैसा। शायद किसी शेडी काम के लिए इसको इस्तेमाल किया गया होगा। एक और नंबर ट्राई करें? मैंने हाँ में सर हिला दिया और एक नया नंबर चूज़ कर दिया जो मैंने अब तक ट्राई नहीं किया था। पीटर ने नंबर डायल किया और फ़ोन को स्पीकर पे डाल दिया ताकि हम दोनों सोच सके कि उस तरफ से क्या आवाज़ आती है। फ़ोन रिंग करता रहा। 1 2 3 8 बार घंटी करने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फाइनली हमने ही फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। पीटर ने फ़ोन को अजीब नज़र से देखा और फिर मुझे कहा, यार हॉनेस्टली मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। तुझे क्या लगता है, सब रिसेट कर दूँ? एकदम फैक्ट्री रिसेट, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। हाँ कर दे भाई, मैंने थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहा। लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? पता नहीं। पीटर फ़ोन को ही घूरे जा रहा था। उसे घुमा घुमा के देख रहा था कि जैसे उसे कुछ नया मिल जाएगा उसमें। फिर उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ मज़े करने चाहिए इसे रिसेट करने से पहले। क्या कहता है? मज़े? मैं पजल एक्सप्रेशन के साथ मैंने उससे पूछा। हाँ भाई, इस लैपटॉप के अंदर की दुनिया देखते हैं ना। पीटर के चेहरे पे एक मिस्चीवियस स्माइल थी और मुझे भी क्यूरियोसिटी होने लगी। ठीक है, सिर्फ एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन अगर कुछ अजीब लगा तो हम बस हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है? पीटर ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही करेंगे। मैं कुछ ज़्यादा श्योर नहीं था इस आइडिया पे। मेरी बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली उसे लग रहा था कि मुझे आइडियाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यार मुझे लगता है ना, हमें इस लैपटॉप से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मैंने सॉफ्टली उसे कहा। अरे क्या हो जाएगा, कुछ मज़ा ही आ जाएगा। तो चाहता है तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और तेरे लिए वायरल भी हो सकता है ये। पीटर की बात उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस बात को सीरियस ले रहा है। वो सब ठीक है भाई, पर मैं इस चोरी किए हुए लैपटॉप के साथ लाइव व्लॉग बना के अपने आप के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता। तुझे जो करना है तो कर, बस इसे ख़त्म कर फटाफट, मैंने फ्रस्ट्रेशन से उसे जवाब दिया। पीटर को मेरी हाँ मिलते ही वो बहुत खुश हो गया था। वो अपनी शैतानी भरी नज़रों से स्क्रीन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने लगा। उसने एक और फ़ोन नंबर निकाला लिस्ट में से और डायल किया। फिर से वही, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद एक जेनरिक वॉइस मेल आई।
जिस नंबर पे आप डायल करना चाहते हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। अब तक तो मैं और भी ज़्यादा चिढ़ चुका था, लेकिन पीटर अपने मज़े वाले मूड में था। फिर उसे एक और मोबाइल नंबर डायल करने का स्टार्ट किया, लेकिन पूरा डायल करने से पहले ही वो रुक गया। उसके चेहरे पे से अचानक जैसे रंग ही उतर गया था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आवाज़ एकदम हल्की सी आई। क्या हुआ? तू क्यों रुक गया? सब ठीक है ना? मैंने उसका रिएक्शन देखकर पूछा। यार, ये नंबर मेरा है। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर किसी ने जोर से हैमर मार दिया हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तुरंत उसके पास आकर बैठ गया और स्क्रीन को घूर के देखने लगा। वो बिल्कुल सही कह रहा था, ये नंबर उसी का ही था। जस्ट कंफर्म करने के लिए उसने वो नंबर डायल किया और कॉल कर दिया। जब उसने फ़ोन को अपने कान पर लगाया तो कुछ सेकंड के बाद उसकी पॉकेट लाइट अप हो गई थी। रिंगटोन बजने लगी। उसका ही फ़ोन रिंग कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे को डर के मारे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये कैसे हो सकता है यार? पीटर की आवाज़ भी शेक कर रही थी। यार, ये मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अब बस हार्ड ड्राइव को वाइप कर दो और ख़त्म कर दे ये सब। मैंने पैनिक में कहा। रुको! पीटर ने अचानक जोर से बोला। उसकी नज़रें स्क्रीन पे ही जमी हुई थी। मेरा दिल फिर डूब गया। मुझे एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब क्या हुआ? मुझे मत बोलना कि... पीटर ने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ एक और नंबर डायल करना शुरू कर दिया, इस बार पैनिक में और तेज़। तभी मुझे महसूस हुआ मेरी पॉकेट भी वाइब्रेट कर रही थी। मैंने ज़ोर से एक घूंट निकली, इतनी लाउड कि मुझे खुद शर्म आ गई। धीरे से मैंने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और कॉल रिसीव किया। फ़ोन अपने कान के पास लाते ही मैंने कहा, पीटर? मेरे वर्ड्स कांप रहे थे, जैसे कि मेरे हाथ कांप रहे हो। पीटर भी सामने बैठा कांप रहा था। ये सब कुछ बहुत ख़राब है। पीटर ने बर्नर फ़ोन को थ्रू रिप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। मैं फटाफट पीटर के घर से निकल जाना चाहता था। जाते वक्त उसने मुझे फ़ोन दिया और कहा कि अब वो ये और हैंडल नहीं कर सकता। लैपटॉप भी मेरे पास छोड़ दिया और बोला, कल सुबह कैफ़े जाके इस लैपटॉप को वहीं छोड़ देते हैं। प्लान था सुबह जल्दी उठने का, पहले जाने का और बिना किसी की नज़र में आए लैपटॉप को वहीं छुपा देने का। टेंशन के मारे मुझे पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो बहुत गहरी नींद आई, और उसी की वजह से मेरी अलार्म मिस हो गई। जब उठा तो देखता हूँ पीटर की 10 मिस कॉल आ रखी है और 4 टेक्स्ट। कहाँ है यार? कैफ़े में मिलने का प्लान था ना? भाई प्लीज़ लेट मत हो जाना। ये लैपटॉप का चक्कर ख़त्म करना है हमें जल्दी से जल्दी। और चौथा मैसेज, तू आ रहा है ना पक्का? मैं तुरंत उठा। मैंने रात को ही अपना सब सामान पैक कर लिया था, तो सिर्फ एक टी शर्ट और शूज़ डालना था और फिर सीधा कैफ़े निकलना था मुझे। मैं फटाफट अपने घर से कैफ़े की तरफ तेज़ी से निकला, और जब मैं कैफ़े के कॉर्नर पर पहुंचा तो एकदम से मैंने ब्रेक दबा दिए। सामने जो सीन था वो एकदम हॉरिफाइंग था। वहाँ पुलिस वैन्स, एम्बुलेंस और बैरिकेड्स हर तरफ लगे हुए थे। ये क्या हो गया सब? मैंने अपने आप से कहा। मेरी आंखें विश्वास ही नहीं कर रही थी। वो पूरा एरिया एकदम कैओटिक था। लोगों के चेहरों पे डर और सैडनेस थी। मैंने अपनी कार ग्रॉसरी स्टोर की पार्किंग में लगा दी और फिर वॉक करके सीन के पास गया। मुझे लगा पीटर भी यहीं कहीं खड़ा होगा इस सीन को देखने के लिए, वो भी यहाँ आ गया होगा। मैं भीड़ से होता हुआ गेट के थोड़ा पास तक आ गया था और मुझे वहाँ से कैफ़े का गेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं देखता हूँ कैफ़े के फ्रंट डोर से काफ़ी सारा खून बह रहा था और खून के छींटे चारों तरफ फैले हुए थे। वहाँ काफ़ी ज़्यादा सामान फैला हुआ था।
पेपर्स, पेंसिल्स, पेन और कुछ कंप्यूटर्स के वायर्स भी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मेरे पास खड़े हुए लोग कुछ फुसफुसा रहे थे। एक लेडी अपनी फ्रेंड को बोल रही थी, शायद कोई सीरियल किलर है। एक आदमी अपनी वाइफ को बता रहा था, वो बेचारा बच्चा वो कैफ़े के अंदर बस जाने ही वाला था, तभी सामने से बहुत सारी किसी ने बुलेट शूट करी और इतनी तेज़ी से शूट करके वो वहाँ से चला गया कि किसी ने शूटर को देखा तक नहीं। मेरी हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं भीड़ को पीछे धकेलते हुए और आगे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। मुझे सब पता लगाना था और पास से मैंने देखा कि पुलिस उस कैफ़े के वेटर से बात कर रही थी। मैंने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया और बैरिकेड के पास से ही स्लिप कर गया। मैं उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। 2 वेटर्स के पीछे से गुजरते हुए मैंने दूसरी एम्बुलेंस के पास पहुंच गया। स्ट्रेचर तो मुझे दिख रही थी, पर स्ट्रेचर के ऊपर कौन था वो अभी तक मैं नहीं देख पाया था। पता नहीं क्यों, बट उस टाइम मेरे अंदर ये जानने की बहुत ज़्यादा उबाल थी कि उस स्ट्रेचर पे लेटा कौन है। मैं एम्बुलेंस के साइड में जाकर बैठ गया जहाँ से ईएमटी से सब बात कर रहे थे। मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हम उसे बचा नहीं पाए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हम उसे होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी। हाँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने उस लड़की को बचा लिया ना, तुम सबको नहीं बचा सकते थे। काश बचा पाता। वो जाने से पहले मुझसे ही बात कर रहा था। उसने बताया कि उसका नाम पीटर था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और एक अजीब सी आवाज़ निकल गई मेरे मुंह से। ये नहीं हो सकता था। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, दूसरे एएमटी ने देखा। हमने उसकी इन्फॉर्मेशन ले लिया है। लगता है वो एक आईटी प्रोफेशनल था, किसी लोकल बिजनेस के लिए काम करता था। स्मार्ट लड़का था, अर्ली 20s में रहा होगा वो। मेरे पैर कांपने लग गए थे। पैर मेरे जैसे वज़न उठा ही नहीं पा रहे थे और मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरा फ़ोन ज़मीन पे गिर गया। पीछे कोई सॉलिड चीज़ से टकरा गया था मैं और तुरंत खड़ा हो गया। जब मैं पलटा तो देखा वही होमलेस आदमी सामने खड़ा था जो कैफ़े के बाहर कुछ दिन पहले मेरी फ़ोटो खींच रहा था। मेरा चेहरा अभी भी शॉक के एक्सप्रेशन में था। वो आदमी बस मुझे ही घूर रहा था। एक साइकोटिक स्माइल थी उसके चेहरे पे। ना वो रिएक्ट कर रहा था, ना कुछ बोल रहा था। उसकी आंखें मुझे ही डायरेक्टली देख रही थी, जैसे वो मेरे अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। मुझसे और ज़्यादा हैंडल नहीं हो पा रहा था। मैं तुरंत वहाँ से दौड़ा और सीधा अपनी कार की तरफ भागा। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और ड्राइवर्स के साइड वाली विंडो की हवा मेरी आंखों को और भी ज़्यादा जला रही थी। अगर मैं लेट नहीं होता तो? मैंने अपने आप से पूछा। मैं गिल्ट से भर गया था। शायद अगर मैं टाइम पर पहुंच गया होता तो पीटर बच जाता। वो सब क्या था? एक ड्राइवे पे शूटिंग या असैसिनेशन? मेरा दिमाग घूम रहा था और दिल इतना भारी हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कनेक्ट होने लगा। लैपटॉप की फ़ोटोज़, वो फ़ोन नंबर्स और ये मर्डर्स, ये सब एक दूसरे से लिंक लग रहे थे। डार्क वेब की इन्वॉल्वमेंट थी इनमें। वो अजीब सा लैपटॉप और उसके वो नंबर्स। मैं घर पहुंचा, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट गया था मैं। मेरा एक अच्छा दोस्त, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। शायद अगर मैं कभी वो लैपटॉप ही नहीं उठाता तो आज पीटर ज़िंदा होता। शायद मैंने ये सब अलग तरीके से हैंडल किया होता तो आज यहाँ मेरे साथ होता। और सबसे अजीब बात, मेरा फ़ोन वहीं सीन पे ही छूट गया था जहाँ खून बिखरा हुआ था। ड्राइवर वाले सीट को मैंने पीछे करके मैं ज़ोर से चिल्लाया, अब मैं क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि पुलिस और ईएमटी के आसपास ही मेरा फ़ोन होगा। अगर मैं अपने फ़ोन पे उस बर्नर फ़ोन से फ़ोन करूं तो शायद वो लोग मान जाएंगे कि फ़ोन मेरा घबराहट में ही वहीं गिरा था और मुझे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। मैंने बैग से वो बर्नर फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन का नंबर डायल करने ही वाला था, तभी एक ख्याल आया। अगर वो फ़ोन नंबर्स का मर्डर से कनेक्शन था तो इसका मतलब? मेरी उंगलियां डर के मारे कांपने लगी थी। मैं स्लोली समझने लग गया था कि वो जो भी कुछ हुआ था
मेरे और मेरे दोस्तों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। मेरा दिमाग अब एक ही बात पे अटक गया था कि क्या मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं। मैंने लैपटॉप को बैग से निकाला। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। ये सब कुछ बिल्कुल असली नहीं लग रहा था मुझे, और इसके बीच उसका होना और भी ख़तरनाक था। मैंने अर्लियर पिक्स वाले फोल्डर पे क्लिक कर दिया था। दोबारा से मेरी आंखों ने बार्बर शॉप वाली तस्वीर को देखा, फिर वो जंगल वाली तस्वीर, और फिर फाइनली कैफ़े की तस्वीर। हाँ, ये फ़ोन नंबर और ये लोकेशंस किसी तरह से जुड़े हुए थे, पर पता नहीं कैसे। मैं समझ नहीं पा रहा था, और ये सब क्यों हो रहा है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने फोल्डर से निकलने वाला था तभी एक छोटा सा थंबनेल लास्ट में मेरी आंखों के सामने आया। मैंने कर्सर को उस पर रखा और खोला। क्लाउड सर्विस के थ्रू इमेज रिवील हुई। उस फोटो में मेरा फ्रंट यार्ड और मेरा घर था। मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा। टॉप कॉर्नर में एक लिंक थी जो एक फुल क्लाउड फोल्डर को खोलता था, जिसमें और भी पिक्स थी। ये पिक्स बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई थी। गुस्सा और डर का एक मिक्स रिएक्शन आ रहा था मेरे चेहरे पर। मुझे खुद की तस्वीर दिख रही थी। कुछ फोटोज़ मेरे कार की थी, कुछ मेरे कार के अंदर से थी, और कुछ क्राइम सीन के अंदर घुसते हुए की फ़ोटो थी। वो आदमी, वो होमलेस टाइप वाला बंदा जो पिछले दिन कैफ़े के बाहर मुझे मिला था और एम्बुलेंस के पास खड़ा था, मेरे पास उसका लैपटॉप था। वो मुझे ही देख रहा था। कैसे उसने इतने सारे मर्डर्स के प्लॉट में मुझे शामिल कर लिया था। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। मैं इसी सोच में खोया हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ। तभी मेरी सोच टूटती है जब मेरी पैसेंजर सीट से मुझे एक रिंगटोन सुनाई देती है। मैंने फ़ोन उठाया और नंबर देखा। ये नंबर मेरा ही था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ और कंफ्यूज था। मैंने फ़ोन धीरे से उठाया। कौन? मैंने अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस किया। दूसरी साइड से एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई। सर, खुले पैसे होंगे आपके पास इस गरीब होमलेस को देने के लिए? मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। अगले दिन के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ छपी थी। फॉर अननोन रीज़न कार के अंदर आग लग गई। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई बचा नहीं पाया। जब तक पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तब तक वो कार पूरी जल चुकी थी। उसके अंदर मिली बॉडी से पता नहीं चल पा रहा है कि बॉडी किसकी है, बट हाँ, बॉडी की हाइट और कद देख के लग रहा है कि एक टीनेजर बॉय की है।